ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। और कब? 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट पर पहुंचकर कालीकट बंदरगाह पहुंचा था ये, और वहां पर इसने एक तरह से समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत और यूरोप के बीच। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। कब बना था? 1505 में। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क की भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, जो कि दूसरा वायसराय था पुर्तगालियों का। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। 1503 में उसने ये व्यापारिक कोठी खोली थी पुर्तगालियों ने। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? वो था कार्नेलिस ड हस्टमैन। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस ड हस्टमैन। डचों ने भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ था डचों का, वो हुआ था 1759 में। अंग्रेजों और डचों के मध्य युद्ध हुआ था जिसका नाम था बेदरा युद्ध। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो रानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें हक दिया गया था कि जो भी ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, यूरोप के ईस्ट में, वहाँ पर व्यापार कर सकती हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? टॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉमस स्मिथ था, और इसमें प्रारंभ में 217 साझेदार थे। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो किसके राजदूत के रूप में? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। और यदि 1615 की बात करें तो यहाँ पर सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। तो 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? सर टॉमस रो को। और किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में 1608 में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक जो कोठी थी, फैक्ट्री थी, सूरत में 1608 में खोली थी, टेम्परेरी बेसिस पे जो खोली गई थी। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम व्यापारिक कोठी की स्थापना की, और 1611 में इन्होंने दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो अंग्रेजों द्वारा 1611 में समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठी थी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। 1668 में क्या हुआ था? जो इंग्लैंड के सम्राट होते हैं चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण जो चार्ल्स द्वितीय हैं उनको दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव 1698 में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव जो थे सुतानती, कालीघाट और गोविंदपुर। सुतानती
कालीघाट या कालीकत भी बोलते थे, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। तो 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव कौन कौन से सुल्तानती कालीकता या कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया और कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखी थी? सर जॉर्ज चारनॉक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम जो कोठी है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में। और 1668 में 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746-48 से लेकर 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्सला शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो कब से कब तक हुआ था? 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में फिर एक्सला शापेल की संधि होती है और इसके द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है और इसी संधि के तहत कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये भी समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गुडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जो कि 1755 में हुई थी, इसके द्वारा युद्ध विराम हुआ। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक था? 1749 से 1754 ईस्वी तक। और इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं डुप्ले, उनकी हार होती है, उन्हें वापस बुला लिया जाता है और उनके स्थान पर गुडेहू को भारत जो है वहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया जाता है। पौंडीचेरी की संधि के द्वारा जो कि 1755 ईस्वी में हुई थी, युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक था? 1756 से 1763 के बीच। और 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध भी स्टार्ट हुआ था और उसी का अंश जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, उसे माना जाता है, क्योंकि अभी 1756 से स्टार्ट हुआ, 1763 तक चला और 1756 में ही सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ था। और इसका अंत किससे होता है? पेरिस की संधि से। 1760 में अंग्रेजी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब? 1761 में अंग्रेजों ने क्या छीना? पौंडीचेरी। किससे? फ्रांसीसियों से। तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा, 1763 में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई थी, उसके द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों पर इनको लौटा दिया। चंद्रनगर को छोड़कर अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य जो प्रदेश हैं उनको लौटा दिया। 1749 में अगर हम बात करें तो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे जो भी सारे क्षेत्र, उनको लौटा दिया बस चंद्रनगर को छोड़कर। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो क्या कहा गया है कि 1763 में जब पेरिस की संधि होती है तो अंग्रेज क्या करते हैं? सिर्फ चंद्रनगर को छोड़ देते हैं, बाकी सारे के सारे जो भी अन्य प्रदेश हैं उनको लौटा देते हैं।
कौन से प्रदेश लौटाते हैं? जो 1749 तक जो है फ्रांसीसी कब्जे में थे। 1749 तक जो भी क्षेत्र फ्रांसीसी कब्जे में थे उन सबको लौटा दिया जाता है चंद्रनगर को छोड़कर, और ये भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहते हैं सारे क्षेत्र। अब हम ये देख लेते हैं कि जो भी कंपनियां थी, फॉरेन कंपनीज जितनी भी आई हैं इंडिया में, और उनके स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1498 में स्थापित हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी 1600 ईस्वी, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731।